और अहम मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भाजपा ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। इसी विषय पर परिचर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय होगा अब की बार 400 पार। क्या भाजपा है इसके लिए तैयार, या राहुल गांधी करेंगे आखिरी बार, इंडिया का होगा बेड़ा पार। इसी विषय पर परिचर्चा करने के लिए मेरे साथ तमाम प्रबुद्ध पैनल उपलब्ध है। बहुत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वरिष्ठ अधिकारी रहे हुए फॉर्मर ब्यूरोक्रेट माननीय प्रदीप गुप्ता जी मेरे साथ है। प्रदीप जी, आपका स्वागत। भाजपा की ओर से पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार भाजपा की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर कविता भी मेरे साथ मौजूद हैं। कविता जी, आपका स्वागत। बॉम्बे से मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र दुबे जी। दुबे जी, आपका भी स्वागत। थोड़ी देर में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट डॉक्टर एसपी गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रदीप जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करता हूं। ओपनिंग रिमार्क्स सभी मेरे तीनों पैनलिस्ट मौजूद हैं। सिर्फ अभी ओपनिंग रिमार्क्स ले रहा हूं, 1-1 मिनट का संक्षेप में दीजिएगा। क्या जो भाजपा ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, क्या वास्तविकता की धरातल पर आपको यह उचित लगता है या अतिशयोक्ति कही जानी चाहिए इसे? धन्यवाद भरतेश जी, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। देखिए, पॉलिटिक्स और ख़ास तौर पे जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है अपने देश में, बाकी सभी जगह पे परसेप्शन का गेम है। और परसेप्शन जिस पार्टी ने अच्छा क्रिएट किया है तो मीडिया भी उसको उस हिसाब से करता है, और पब्लिक जो है उसको भी उस हिसाब से देखती है। तो अगर परसेप्शन का गेम देखें तो बीजेपी इज फार अहेड ऑफ ऑल इट्स अपोनेंट्स इंक्लूडिंग इंडिया, या और भी कोई रीजनल पार्टी है जो इंडिया की ब्लॉक में नहीं है, सबसे बहुत आगे है। और वो इस बात को परसेप्शन में लेके आ रहे हैं कि हम पिछली बार 303 306 थे, अब हम उसके काफ़ी आगे जाएंगे। अब वो 400 पहुंचते हैं कैसे है ये अभी हम लोग इसी डिस्कशन में देखेंगे। बट देन ये सारे इंडिकेशन है कि ये आगे जाएंगे। हाँ, बीजेपी अगर पूरा ना कर पाए 400 तो एनडीए कोशिश करेगी कि 400 पार कर लें सब मिला मिलू के, क्योंकि इनके साथ भी अलाइज हैं। और जैसा एक समय था, इन्होंने बताया 38 छोटी बड़ी पार्टियां इनके साथ में हैं। अभी जेडीयू भी मिल गई इनके साथ, तो वहाँ की पोजीशन भी सिदंड होगी। तो ये देखना पड़ेगा। और जो आप इंडिया की बात कर रहे हैं, जो पब्लिक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है वो बहुत अच्छी पिक्चर नहीं है। तो ये एक गैप है जिसकी वजह से लोग जो बीजेपी वाले एक साइकोलॉजिकल है, और उसमें दम भी हो सकता है कि 400 पार वाली बात मैं नहीं बोलना चाहूँगा शुरू में, इसके बाद बाकी डिस्कशन में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप गुप्ता जी। मैं भी काफी हद तक सहमत हूं आपकी बातचीत से। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं कविता जी के पास जाता हूं। कविता जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है, संगठन उसका बहुत मजबूत है, कोई इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से 400 पार का नारा दिया जा रहा है, मैं वापस बात करता हूं 2004 की। शाइनिंग इंडिया का नारा लगा था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, और किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यूपीए गवर्नमेंट आ जाएगी। उसके बाद भी 2004 और 2009 लगातार 2 टर्म तक यूपीए गवर्नमेंट रही। तो क्या ये अतिशयोक्ति आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि साउथ के अगर राज्यों में देखें तो आज बीजेपी बिल्कुल 0 पोजीशन पर है। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। आपकी देखिए, अतिशयोक्ति आप जो कह रहे हो, ये आज के धरातल पर अतिशयोक्ति नहीं है। आज के समय में हम क्योंकि संगठनात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं, और जितना सुदृढ़ संगठन भाजपा पार्टी के पास है उतना किसी और पार्टी के पास नहीं है। सबसे बड़ी चीज, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जो पवित्रता है, उनका जो विश्वास है, उनकी जो गारंटी है, वो देशव्यापी है। पूरा
देश जिस तरह से मान रहा है, मुझे लगता है 400 पार का आंकड़ा अतिशयोक्ति नहीं है, ये अवश्यंभावी है और ये होगा। नहीं, ठीक है, आपको आशावादी रहना चाहिए, अच्छी बात है। मेरे साथ तो सामने आना डॉक्टर एसपी गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट। उनके बारे में कहना जरूर चाहूंगा कि आज जिस तरह से गुड़गांव को मिलेनियम सिटी के रूप में जाना जाता है, तो उसके पीछे डॉक्टर एसपी गुप्ता जी का हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में बहुत बड़ा योगदान है। उस समय उन्होंने जो क्रांतिकारी कदम उठाए, उसी की वजह से आज गुड़गांव इतना डेवलप हुआ। और एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जब हम 80s के दशक की बात कर रहे हैं, टीनेजर्स में थे, तो एक जनरल एक कहावत होती थी पूनिया परिवार की, कि पूनिया परिवार में सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी से आते थे। लेकिन हमें ये कहने में फक्र होता है कि गुप्ता जी की फैमिली में उनसे ज्यादा कई ब्यूरोक्रेट्स हैं। पूरे परिवार आईएएस आईपीएस ऑफिसर से भरा पड़ा है। तो ऐसे पैनलिस्ट को हमारे इस डिबेट में शामिल करते हुए हमें भी गर्व और हर्ष की अनुभूति होती है। गुप्ता जी, आवाज आ रही है? चलिए गुप्ता जी जब तक जुड़ते हैं, तब तक दुबे जी आपके पास आता हूं। महाराष्ट्र में आप किस ढंग से देखते हैं कि क्या ओवरऑल देश के हिसाब से देखें तो क्या 400 बीजेपी या उसके साथ मिलकर के घटक दल 400 की संख्या पार कर पाएंगे? मुझे लगता है महाराष्ट्र में जो स्थिति आज है, बीजेपी, शिंदे सेना, अजित पवार, और इनको मिला दे, इनकी ताकत को मिला दे तो 48 सीट्स है महाराष्ट्र में जी। और मुझे लगता है कि इसमें 48 में 40 सीट जीत पाने में कोई कठिनाई इनको नहीं होगी। नहीं, लेकिन अभी ताजा 2 दिन पुरानी घटना है, बीजेपी के एक एमएलए ने थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर शिंदे गुट के नेता को गोली मारी। क्या कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ गई और शिंदे गुट और बीजेपी में आपस में इतना कलह हो चुका कि आने वाले इलेक्शन में सीट शेयरिंग भी उनके लिए संभव नहीं हो पाएगी? नहीं, ये अच्छी बात तो नहीं है। और जो भी हुआ, जो डेमोक्रेसी में लोग हैं, 3-3 बार के एमएलए हैं, विधायक है, और पुलिस स्टेशन में बैठ के एक दूसरे को गोली मारे। नहीं, या तो आप मेरे को कंट्राडिक्ट करिए कि मैं गलत कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सही है। नहीं, एकदम सही है और ये ठीक अच्छी घटना नहीं है। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है और उस पर कार्रवाई हो रही है और होना भी चाहिए। किसी भी पक्ष का हो, किसी पार्टी का हो, अगर ऐसे अपराध में लिप्त हैं, ऐसे गलत काम करते तो उनको अरेस्ट करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और हो भी रहा है। जी। गुप्ता जी नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप। नमस्कार, स्वागत है आपको। आपका स्वागत मेरे शो पर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है सर, बीच बीच में डिस्कनेक्टिव हो रहा था, लेकिन अब आ रही है। अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो मैं अपनी परिचर्चा का टॉपिक आपको बता दूं। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं, मैं सुन पा रहा हूँ। ओके सर, तो अभी चर्चा चल रही थी, प्रदीप जी भी शामिल हैं, डॉक्टर कविता गुप्ता है भाजपा नेत्री, वो शामिल है, बॉम्बे से सुरेंद्र दुबे जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, वो शामिल है। तो अब की बार 400 पार ये भाजपा ने जो नारा दिया है, ये यथार्थ के धरातल पर आपको कितना करीब लगता है?
सर दोबारा आपको जोड़ते हैं, अभी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इतने में मैं मीन टाइम प्रदीप गुप्ता जी के पास जाता हूँ। गुप्ता जी, मैं कुछ स्टेट्स के बारे में जिक्र करना चाहूंगा स्पेसिफिकली 400 के दावे के मद्देनजर। तेलंगाना जहां पर 17 सीटें हैं लोकसभा की, आंध्रा 25 सीटें हैं। आंध्रा में पिछली बार बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। तेलंगाना में 2019 में जरूर 4 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस बार वो भी नजर नहीं आ रहा। तीसरा जाते हैं हम केरला। केरला में 20 सीटें, 20 में से बीजेपी की पोजीशन 0 है। तमिलनाडु 39 सीटें हैं, बीजेपी की पोजीशन 0 है। पंजाब 13 सीटें हैं, लास्ट टाइम बीजेपी ने 2 सीटें ली थी, इस बार वहां भी उसकी पोजीशन 0 है। तो कुल मिला के 114 सीट आती है। 5 स्टेट्स का मैं जिक्र कर रहा हूं। 114 सीटों में आज की डेट में बीजेपी के पास 1 सीट जीतने के लिए भी कुछ भी नहीं है। ऐसे में 400 पार का नारा कहां तक उचित है? ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि जो स्टेट्स आपने लिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु और पंजाब में भी कम है, तो वहाँ पे वर्चुअली 0 है। ये बीजेपी भी एडमिट करती है कि हमारी पोजीशन साउथ में नहीं है, और वो पूरा एफर्ट कर रहे हैं। इस एफर्ट में जैसे तेलंगाना के इलेक्शन में इन्होंने करीब 14% वोट ले लिए, और आंध्र प्रदेश में भी ये शो करेंगे। अब वहाँ पर जगन रेड्डी इनके साथ में हो जाते हैं मान लीजिए, तो कोलिशन के साथ में लग के ये लोग कुछ सीटें निकाल लेंगे। कोलिशन की बात कर रहे हैं, न कि बीजेपी की अकेले। तो या चंद्रबाबू नायडू के साथ कोलिशन करेंगे। नहीं, और चंद्रबाबू नायडू ने मना कर दिया है। और जहां तक बात जगन की है, जगन को बैसाखियों की जरूरत नहीं है। वो अपने नहीं पांव पे क्यों कुल्हाड़ी मारेगा? नहीं नहीं, कोलिशन करके। आप इससे देखिए कि एनडीए कोलिशन की बात कर रहे हैं, जी जी। और एनडीए कोलिशन में जैसे इसमें हो रहा है इंडिया का कोलिशन में, वहाँ पे सब लोग अलग अलग देखिएगा स्टेट में लड़ेंगे, लेकिन इंडिया ब्लॉक को बरकरार रखेंगे कि अगर जीतते हैं तो। क्योंकि अगर आप केरला देखिए तो वहाँ पर फाइट इज बिटवीन लेफ्ट एंड कांग्रेस। तो हमें लगता है कि दोनों हाई कमांड्स ने ये देखा है कि हम वहाँ पर तीसरा पार्टी है ही नहीं, वर्चुअली बीजेपी एब्सेंट है, तो यही दोनों आपस में लड़ेंगे। तो किसी के पास भी सीट आएगी वो इंडिया ब्लॉक की ही सीट होंगी। बिल्कुल ठीक बात है, और यही पंजाब में तो होने जा रहा है। हाँ, आप और कांग्रेस अलग अलग लड़ेगी, हाँ, लेकिन वो इंडिया ब्लॉक में रहेगी। इंडिया ब्लॉक। तो सेम थिंग Absolutely. वेस्ट बंगाल में भी होगी, और सेम थिंग ये आंध्र प्रदेश में भी करेंगे। लेकिन जब इंडिया ब्लॉक की बात करेंगे आप, तो सॉरी एनडीए ब्लॉक की बात करेंगे, तो एनडीए के पास ये सीटें इनको आंध्र प्रदेश में एनडीए को कुछ मिल जाएंगी, भले ही बीजेपी को ना मिले। मतलब जगन रेड्डी जो उनके साथ में रहेगा, या जो भी रहता है। इसी तरह आपके तमिलनाडु में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है कल परसों में, विजय शांति के ने जो अपनी बनाई है, वो सुन रहे हैं जो पेपर में न्यूज़ में आ रहा है। अभी एकदम से सडन सरप्राइज ये हुआ है, कोई डेवलपमेंट किसी को पता नहीं था ये। तो अब वो कैसा आने वाले दिनों में प्लेस करते हैं अपने आप को, और मान लीजिए कुछ ज़्यादा मोटिवेशन हो गया और वहाँ से 1-2-4 सीटें उन्होंने निकाल ली विद सपोर्ट ऑफ बीजेपी, या जैसे भी जो भी अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो वो भी फिर एनडीए के खेमे में आ सकती हैं। तो इस तरह से ये सोचना 114 में एब्सोल्यूट 0 है तो वो शायद ना हो, लेकिन हाँ 8-10-15 पार्टनर्स के थ्रू ये इनके पास आ सकती हैं। बाकी तो जो सीटें हैं उसमें तो क्लियर डोमिनेंस है। ईस्ट इंडिया में भी बंगाल छोड़ दीजिए और उड़ीसा छोड़ दीजिए, तो बाकी जगह पे ये लोग हैं प्रेजेंट। तो वेस्ट और नॉर्थ तो बीजेपी के ही पास है लगभग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब माननीय एसपी गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है सर? सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही।
गुप्ता सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है सर। नहीं आ रही है। हाँ जी सर, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार नमस्कार सर जी। गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की, और 10 की 10 पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि 10 की 10 दोबारा रिपीट कर जाए बीजेपी वो परफॉर्मेंस? मुझे हरियाणा में नहीं लगता जी ऐसी परफॉर्मेंस इस बार हो पाए जी। मुझे नहीं लगती। अलग अलग पत्रकारों से, विभिन्न जिलों के पत्रकारों से मेरी रेगुलर बात हुई हरियाणा में, तो उनका आकलन यह है कि बहुत ज्यादा हो गई तो बीजेपी 10 में से 4 सीटें निकाल सकती है। आज भी मेरी चर्चा चल रही थी दिन भर उनके साथ। हर एक का अपना आकलन है, बट मेरा ये विचार है हरियाणा में परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है और इसके लिए सुधार करना पड़ेगा और लगाना, सुधार करना चाहते हो सकता है सुधार, लेकिन बहुत बड़ा इनको करना पड़ेगा। और आपकी आवाज में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है सर, कनेक्टिविटी में आपके पास मेरे ख्याल नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो कविता जी, आपके पास दोबारा आता हूं मैं। अभी हमने 5 स्टेटों का आपसे जिक्र करा जिसमें 114 सीटें थी। अब मैं चंद स्टेटों का और जिक्र कर रहा हूं आपसे। कर्नाटका के अंदर। जी सर। बोलिए गुप्ता जी। हाँ नहीं, मैं ये कहता हूँ साउथ, जैसे लोगों का सोचना है साउथ में अच्छी पोजीशन नहीं है बीजेपी की, जी मैं समझता हूँ साउथ में और बहुत अच्छी पोजीशन होने जा रही है। मेरा आंकलन ये है। अच्छा। तेलंगाना में बहुत अच्छी पोजीशन, और तमिलनाडु अच्छी पोजीशन से आप प्राइम मिनिस्टर से इलेक्शन कर सकते हैं तमिलनाडु से। यानी ये नॉर्थ और साउथ डिवाइड किया है ना जी। जी करते हैं डीएमके को दूसरे लोग, उससे ये खुद पोलराइजेशन कर रहे हैं। और जो आम समझदार लोग हैं, यार क्या भाषा बोल रहे हैं ये, हर रोज नए नए ऐसे इनके बयान आते हैं जो देश के हित में नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है चमत्कार होने वाला है। में भी सीट आ सकती है इस बार, मेरा ये मानना है। और लेकिन जो 400 प्लस है उससे मैं एग्री नहीं करता। मेरे हिसाब से ठीक है, पार्टी हर एक पार्टी अपनी से ज्यादा बताती है, पार्टी उसकी नहीं। हाँ, एक और राहुल गांधी ऐसे नोट दे दे तो फिर इनकी 400 प्लस हो सकती है। फिर राहुल गांधी पर डिपेंड करता है। जी सर, आता हूं मैं। मेरा मानना, जी बोलिए गुप्ता जी। हाँ जी, मेरा मानना ये है, राहुल गांधी हुए या इस प्रकार अखिलेश जी, जो इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं ना ठीक इलेक्शन के बीच में उससे पहले, तो लोगों में आपकी आवाज कट रही है, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं, जैसे अखिलेश की स्टेटमेंट आती है बीच बीच में, ममता बनर्जी की स्टेटमेंट आती है। हाल ही में ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी 2024 में, लेकिन कांग्रेस के लिए
एक सेटिस्फेक्शन ये रही कि हाथ की हाथ महाराष्ट्र के प्रमुख नेता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस इस बार कम से कम 150 सीटें लेकर के आ रही है। दूसरे, राहुल गांधी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद, पश्चिमी बंगाल या हम झारखंड में देखें तो रैली में जो अपार जनसमूह उमड़ा है, और जिस तरह से एक सोशल मीडिया में पहले राहुल गांधी को पप्पू कहकर के प्रमोट किया जा रहा था, वो अब पप्पू शब्द बिल्कुल गायब हो गया है। राहुल गांधी ने पहली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी एक अलग इमेज बनाई है और अब दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस को उसका गेन मिलेगा ही मिलेगा। कविता जी, मैं आपके पास आता हूँ। जी सर। आप उसमें देखिए किस एरिया में जा रहे हैं, वो बड़े पर्टिकुलर एरिया में जा रहे हैं, उससे तो पोलराइजेशन कर रहे हैं। नहीं, उसमें आपके कहने का मतलब जहां तक है, मैं जो समझ पा रहा हूं, वो जिस एरिया में जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के घटक दल ही वहां पर प्रमुख हैं मेनली, तो उनको ही डर लग रहा है, चाहे पश्चिमी बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो। ये इससे अच्छा है अगर वोट थोड़ी डिवाइड होगी जी, क्योंकि लोगों को बेवकूफ मत समझे, लोग बहुत समझदार हैं। जी जी। एक तो स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं, सब जो समझदार लोग हैं, आम आदमी भी स्टेबल गवर्नमेंट चाहता है। दूसरा चाहता मोदी के नाम पे विरोध हो। हाँ, ये जरूर धारणा है, तरह से सरकार काम कर रही है, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक अपोजिशन जो है बहुत सशक्त होनी चाहिए। इस देश में सशक्त अपोजिशन की बहुत कमी होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देश के हित में नहीं अपोजिशन ना हो, सत्ता पक्ष में कोई भी हो, लेकिन ट्रू डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन का सशक्त होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, चेक एंड बैलेंस के लिए से जिस तरह से अब ये सरकार चल रही है, जिस तरह से फैसले कर रही है, इसके लिए एक सख्त अपोजिशन की जरूरत है, और वो यहाँ नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, इस प्रकार के बयान देंगे, जिस तरह भी ये मंदिर में गया, इनके कहने और करने में कितना अंतर है। यार कोई अच्छा तो उसको सस्पेंड क्या मैसेज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुप्ता जी, निष्पक्ष रूप से अनबायस्ड होकर के बहुत ही प्रभावी ढंग से आपने अपनी बात रखी है। कविता जी, आपके पास आ रहा हूं। कर्नाटका में 27 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से बीजेपी ने पिछली बार 25 जीती थी। 25 जीतने का तो मतलब ही नहीं है क्या वो 10 सीटें भी इस बार ले पाएगी, क्योंकि कर्नाटका में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। और इस तरह से खाली कर्नाटका ही नहीं है, मैं आपको 10 स्टेट गिना दूंगा जिनमें 257 सीटें हैं, और लास्ट टाइम 217 सीटें बीजेपी वहां से जीत के आई थी 2019 में। और मेरे को नहीं लगता कि इस बार बीजेपी किसी भी हालत में वो परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएगी, चाहे उसमें आपका महाराष्ट्र हो जहां 48 में से 41 सीटें लेके आई, बिहार में 40 में से 39 सीटें लेके आई, हरियाणा में 10 में से 10 सीटें लेके आई, झारखंड में 14 में से 11 सीटें लेके आई, पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें लेके आई। तो इस आपके मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें, मात्र एक कमलनाथ के बेटा विजयी हुआ था नकुल, उसके अलावा 28 सीटें बीजेपी को मिली थी। राजस्थान में 25 की 25। तो वो परफॉर्मेंस रिपीट करने का तो मतलब ही नहीं है। अगर वहां से आधी सीटें बीजेपी कंसीड कर जाती है तो उसको तो बीजेपी को तो 272 का आंकड़ा पार करना ही मुश्किल हो जाएगा 400 पार की जगह। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप मेनली साउथ की वो स्टेट्स गिन रहे हो, साउथ की वो जगह गिन रहे हो जहां पर ठीक है अभी इस समय में हमारा धरातल कम है, लेकिन जहां पर हम बहुमत में हैं, हम दोनों चीजें पूरे भारत को मिला के चलेंगे ना। आपने बात की कर्नाटका की, माना कि आज के समय में वहां हमारा धरातल कम है, लेकिन वो तो साउथ को बिल्कुल सेपरेट करके भारत से अलग, उनका ही खुद के हैं ये डीके सुरेश जी, वो तो साउथ को अलग करके अलग ही जोन में तोड़ने वाली बात करते हैं। क्या दुनिया पागल है? यही बात मैं भाजपा के लिए कहूं कि भाजपा नॉर्थ वर्सेस साउथ को डिवाइड करना चाह रही है, तब आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, मैं इस बात पे एग्री नहीं हूँ। नॉर्थ वर्सेस साउथ की बात भाजपा नहीं कर रही है, ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इन लोगों के खुद के वक्तव्य आते हैं कि भाई हमारे साउथ के डेवलपमेंट, और हमारे ये डीके सरेन जी का मैंने अभी पिछले दिनों ही पढ़ा था कि
उन्होंने लिखा था डीके सरेन डिमांड सेपरेट कंट्री फॉर साउथ इंडिया। ये उनके खुद के वक्तव्य हैं, तो ये बातें शो करती है कि वो साउथ को अलग करना चाहते हैं। तो ऐसे नेताओं से क्या हमारा पूरा देश प्रभावित नहीं होगा? वो उनकी मंशा समझेंगे नहीं। एक नया कश्मीर बनाने वाली बात नहीं होगी। हम तो कश्मीर को भी अपने आप में जोड़ रहे हैं, तो साउथ को अलग करने की बात कैसे सोच सकते हैं? देखिए, साउथ हो, नॉर्थ हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, महाराष्ट्र हो, मणिपुर हो, दे ऑल आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, कोई भी उसको इंडिया से अलग नहीं कर सकता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। वो इंडिया में है, इंडिया में रहेंगे और इंडिया में ही थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह से साउथ में बीजेपी का कोई आज जनाधार नहीं है, साउथ में सारी सीटें विपक्षी खेमे में जाएंगी, और नॉर्थ बेल्ट में जहां पर बीजेपी सैचुरेशन पे है, जो मैंने अभी आप कुछ सीटें गिनवाई, 257 में से 217 सीटें लेके आई, तो इस बार उम्मीद पब्लिक ये कर रही है कि शायद 257 में से 130 सीटें, 130 का मतलब लगभग 90 सीटों का वहां नुकसान हो रहा है बीजेपी को। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, जो साउथ के अलग अलग जगह है, यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन वाइज कई जगह अलायंस में है, कई जगह हम लोग हैं। ऐसा नहीं है जीरो जनाधार नहीं है, पहली चीज तो। और बाकी चीज ईस्ट में और ये वेस्ट में हम लोग, नॉर्थ में हम लोग अच्छा कर रहे हैं। तो कुल मिला के 400 पार का आंकड़ा मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा है। अगर हम यूपी की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, हम हरियाणा की बात करें, हम गुजरात की बात करें, बाकी स्टेट्स में हम लोग बहुत अच्छा आंकड़े दे रहे हैं। तो हम पूरे देश के अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो चीजें उस हिसाब से हमारी एक में आने के बाद में 400 पार का आंकड़ा हम लोग लेके जाएंगे। गुजरात और उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं किया। उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 सीटें आपने पिछली बार ली, गुजरात में सारी की सारी सीटें ली। हो सकता है वहां दोनों जगह आप ये परफॉर्मेंस रिपीट कर दें, तो इसलिए मैंने अपनी पूरी डिस्कशन में ना गुजरात का जिक्र किया ना यूपी का जिक्र किया। यूपी में भी हो सकता है आप 65 भी ले जाए, मैं यहां तक भी सहमत हूं आपसे। लेकिन क्या हरियाणा में 10 की 10 सीटें ले आ पाएंगे? क्या हिमाचल में 10 की 10 सीटें ले आ पाएंगे? हरियाणा में अगर 10 की 10 नहीं भी आएगी, कम भी होगी, तो हरियाणा की बाकी स्टेट में हमारी करीब सीटें बढ़ेंगी भी। तो ऐसे थोड़ी ना है कि देखिए ये सब परसेप्शन का खेल है। हरियाणा में जिस तरह से आप देख रहे हैं, पहले ध्यान से सुन लीजिए बीच में। क्या हरियाणा में 10 की 10 सीटें, उत्तराखंड में 5 की 5 सीटें, हिमाचल में 4 की 4 सीटें, दिल्ली में 7 की 7 सीटें, क्या ये मध्य प्रदेश में सारी सीटें, राजस्थान में सारी सीटें, क्या ये परफॉर्मेंस रिपीट हो पाएंगी? उम्मीद है। देखिए, सभी चीजें परिणाम से पहले कह देना अतिशयोक्ति होती है, लेकिन जिस तरह का हम वायुमंडल देख रहे हैं, जिस तरह का हम वातावरण देख रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव है। हमें बहुत अच्छे की उम्मीद है। लेकिन जब तक चीजें पूरी तरह से नहीं हो जाती है, किसी को भी पहले से नहीं कहना चाहिए, कोई भी ज्योतिषाचार्य नहीं है हम में से। लेकिन अगर कहीं पे थोड़ा बहुत कम होता है तो कहीं पे थोड़ा बहुत बढ़ेगा भी। ओवरऑल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही है कि हमारा पूरे भारत को मिलाकर आंकड़ा 400 पार जाएगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन अभी वर्तमान हालात में ऐसा नजर नहीं आ रहा है। मैं तो ये इसमें भी हम लोग तो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, क्योंकि देखिए प्रत्यक्षम के प्रमाण में हर बार कहती हूँ हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो यही कहता है। 300 पार जाना भी आपके लिए उपलब्धि है। एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो भी कोई चीज होती है। तो अगर 300 पार भी आप जाते हैं तो मैं आपके श्रेय दूंगा, उसको उपलब्धि मानूंगा आपकी। आता हूं प्रदीप गुप्ता जी आपके पास। अभी एसपी गुप्ता जी से चर्चा चल रही थी, उनकी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, तो पूरा जितना हम सुन पाए तो उस हिसाब से उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए विपक्ष का सशक्त होना जरूरी है, चाहे सत्ता में कोई भी। चेक एंड बैलेंसेस रहना जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर अनम्यूट करिए। अपने जो बड़े भाई और सीनियर एसपी गुप्ता साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ 100% कि एक डेमोक्रेसी में एक पावरफुल फोर्स का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये देखें तो बीजेपी की पैदाइश उसी थॉट प्रोसेस में ही हुई है या उसी सिस्टम में हुई है कि वो जब जो भी पार्टी रही, चाहे उसमें डेमोक्रेटिक अलायंस रहा हो या जो भी एक बीच में जनता पार्टी के 90s के बीच में अलायंसेस आए थे और कांग्रेस के अलायंसेस थे या कांग्रेस पार्टी थी, तो उस समय उन्होंने अपोजिशन को जगह दी
और वो जगह से ये लोग प्रोग्रेसिवली बढ़ते बढ़ते आज बीजेपी वर्ल्ड की बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होगी नंबर्स में, इनके मेंबर्स के। और इंडिया में ये थर्ड टर्म आने वाले हैं, और अभी हम लोग डिबेट ही डिस्कशन कर रहे हैं 400 पार या 400 से नीचे। तो जो एक ऑपोजिशन की बात है वो रहना है जो बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर ऑपोजिशन नहीं है तो जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है उसको मिरर के नाम से कैसे देख पाएगी, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी ही तो उनको वो शीशा दिखाती है कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, या ये है वो है। अब वो अपना भी कलर लगते हैं, अपना भी एजेंडे के हिसाब से बात करते हैं, तो उसमें से कई चीज़ें होती जो सही होती हैं वो उनको भी रियलाइज़ करते हैं कि हाँ ये बात सही है। तो कोई तो बोलने वाला होना चाहिए, अदरवाइज पार्टी में तो क्या है कि पार्टी डिसिप्लिन के नाते बहुत से लोग नहीं बोलते हैं। अगर देखें तो आउटसाइड पार्टी तो है ही डेमोक्रेसी, इनसाइड पार्टी भी बहुत ज़रूरी होती है कि वहाँ पर भी अगर आप नहीं करेंगे तो मानी हुई बात है कि 5 से 10 साल 15 साल में पूरा खत्म हो जाएगा सिस्टम, वो खुद ही अपने आप, क्योंकि वो उसी में ही घूमेंगे और वो एको चेम्बर्स बोलते हैं ना, वो हो जाते हैं। वो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है और स्टडीज भी हैं अवेलेबल कि एको चेम्बर क्रिएट होता है, दैट मीन्स कि वो अब उसी में ही सर्किल में रहेंगे और जमाना रुकता नहीं, वो चलता रहता है आगे। तो वो अपनी जगह घूमते रहेंगे थॉट प्रोसेस में, क्यों उनको बताने वाला नहीं होगा कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। वो इसलिए डेमोक्रेसी के लिए और पॉलिटिकल पार्टी इन पावर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा ऑपोजिशन और उसको रहना बहुत ज़रूरी है। ये उसी तरह है कि जैसे हर 10 साल 5 साल जो भी है टाइम, इसीलिए इलेक्शन रखे गए 5 साल में कि पार्टियां अपना वोट आजमाइश करें, और इसके बाद अगर किसी ने परफॉर्मेंस ठीक नहीं दिया तो वो अपने आप लोग उसके अगेंस्ट में वोट करेंगे और दूसरी पार्टी को मौका लगेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, आप देखिएगा कि अब ये सिस्टम अब आ जाएगा आने वाले दिनों में कि 10 से 15 साल एक पार्टी मैक्सिमम रहेगी, उसके बाद हट जाएगी, दूसरी आएगी, फिर तीसरी, फिर वही पहली वाली आ सकती है। तो ये चेंज ओवर होता रहेगा। ये तभी है जब ऑपोजिशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता रहे और एक सदन और अच्छा पावरफुल ऑपोजिशन रहेगा, तो अच्छा हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसी का पनपना। बहुत सही बात कही आपने। प्रश्न ये था कि भाई जो चेक एंड बैलेंसेज होने चाहिए उसके संदर्भ में बात करते हुए आपने एक और गुड बात कर दी कि पार्टी के अंदर भी इनर डेमोक्रेसी का होना बहुत जरूरी है। yes. बहुत ही गुड बात है। और मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा, सारी पार्टियां इस हमाम में आज नंगी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी और क्षेत्रीय दल तो उससे भी ज्यादा है। बीजेपी में इनर डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस में इनर डेमोक्रेसी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी में तो किसी में भी नहीं है। तो जब तक पार्टी के अंदर पार्टी का वर्कर और पार्टी का जो ग्राउंड लेवल का नेता है वो बोलने का साहस नहीं करेगा, तो पार्टी में अपर लेवल पे डिक्टेटरशिप चलती ही रहेगी और आम आदमी को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, ये डिस्कशन एक बहुत जरूरी है, क्योंकि आप टाइम चेंज होता है एवरी नहीं, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पर्टिकुलर पार्टी। सही है। हाँ, ये हमारा इंडिया, हम मानते हैं कि ये देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो इंडियंस के बारे ही है, तो हम लोग के माइंडसेट में होगा ये। तो अब ये हम लोग भी मैच्योर कर रहे हैं डेमोक्रेसी में। अगर ये इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी जब आ जाएगी तो आप समझ लीजिए कि हमारी डेमोक्रेसी काफ़ी मैच्योर हो गई है। तो हम ये मानते हैं कि अगर कोई बोलता है कि सोशलिस्ट थिंकिंग के हिसाब से एक पार्टी की आइडियोलॉजी है तो वो उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। तो अब राइटिस्ट थिंकिंग वाले हैं वो सोचते हैं हम अपने हिसाब से। तो आप देखेंगे कि सोशलिस्ट, राइटिस्ट या लेफ्ट ऑफ सेंटर, राइट ऑफ सेंटर एक बार अगर अदला बदली करके आएंगे तो आपको हर तरह से डेवलपमेंट होगा, आप देखेंगे। राजनीति में और गिरावट आ गई है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। पिछले कुछ वर्षों को अगर हम छोड़ दें तो उससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं में आपस में हार्मोनी होती थी, मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे। सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, राजीव गांधी जिस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने गवर्नमेंट के खर्चे पे अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएनओ मिशन में भेजा था उनका इलाज कराने के लिए, और वो खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने बाद में इस प्रसंग को उद्धृत किया था, उन्होंने कभी नहीं कहा। तो विपक्षी नेताओं के प्रति भी पहले आपस में, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो,
बहुत ज्यादा हार्मोनी देखने को मिलती थी, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा कटुता का माहौल हो गया है। ये बात आपका सही है कि कटुता का माहौल दोनों पक्ष जिम्मेवार हो, हमको ज्यादा इसके बारे में ज्ञान नहीं है, नहीं, दोनों पक्ष जिम्मेवार है, पक्ष और विपक्ष दोनों इसके लिए जिम्मेवार है। एक लेवल तक कम्युनिकेशन तो रहना चाहिए जी। चाहे वो किसी लेवल पर भी रहे, वो सब तरफ से कम्युनिकेशन नहीं टूटना चाहिए। एक तो ये है कि अगर टूट गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर कम्युनिकेशन गैप इतना हो जाएगा कि कोई कुछ करेगा, दूसरा आदमी उसको अप्रिशिएट ही नहीं करेगा कभी भी, और बात पलट भी सकती है। तो ये तो है जो आप बता रहे हैं कि पहले रहता था और अभी नहीं है। हो सकता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम कहीं पर हम लोगों ने कुछ अपनी इस जो आपस के जो कॉर्डियल रिलेशंस हैं उसमें हैंडलिंग ठीक से नहीं की होगी। अदरवाइज ये जो आप बता रहे हैं ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, और हम लोग उनकी परेशानियों को समझ के पर्सनल लेवल पर ये चीज़ें हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है कि पर्सनल लेवल पे अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम मदद नहीं करेंगे। इवन वाजपेयी जी ने कांग्रेस को मदद की है और कांग्रेस वालों ने करिए सर, दोनों ही पक्ष उस समय तो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते थे। अभी मैं पर्सनल लेवल की बात बता रहा हूँ। मान लीजिए अभी कुछ पड़ती है खुदा ना खास्ता किसी ऑपोजिशन के लोगों को, तो मैं नहीं समझता हूँ कि रूलिंग पार्टी में लोग मना करेंगे पर्सनल लेवल पे इस टाइप की मदद। कोई बीमार हो गया है या कुछ है तो वो एक बड़ा मैग्नानिमिटी जाती है। मैंने तो वो एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट एग्जांपल दिया था। पर्सनल लेवल पे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है आज भी एक कॉर्डियल रिलेशनशिप जारी हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम राजनीतिक माहौल को देखते हैं तो कटुता बहुत बड़ी है, और उसके लिए सारे नेता जिम्मेवार हैं, पक्ष के भी और विपक्ष के भी। हाँ, वो एक्रोमोनियस दिखता है मीडिया में रिपोर्ट पर, परसेप्शन ऐसा क्रिएट हो गया है। बट देखिए भी क्या रहता है। बट ये है कि वो पॉलिटिकल फील्ड में भी चली जाती है और अपने इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस में भी आ जाती है कि नो होल्ड्स बार्ड वाला जो लड़ाई है वो बन जाती है इलेक्शन। एसपी गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर जा रही है मुझे, आ रही है सर? चलिए दुबे जी आपके पास आता हूं। अभी जो पीछे बॉम्बे की अभी घटना का जिक्र हो रहा था, किस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी के एमएलए ने पुलिस स्टेशन में गोली मारी शिंदे गुट के नेता को, तो क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर बीजेपी पर और शिंदे गुट दोनों पर नहीं पड़ेगा? आप कैसे कह सकते हैं कि 48 में से 40-41 सीटें आराम से लेके जाएगी? नहीं, एक घटना के कारण कोई बहुत फर्क नहीं होगा, क्योंकि दोनों नेताओं में मुख्यमंत्री हो उप मुख्यमंत्री हो, दोनों के तालमेल बहुत अच्छे हैं। कहीं एक घटना हो गई किसी विधानसभा क्षेत्र में तो उससे परिणाम पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? तालमेल बहुत अच्छे है। कल्याण से जो ये सांसद हैं श्रीकांत शिंदे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जी शिंदे के सुपुत्र कहना चाहिए, वो सांसद हैं। उसके खिलाफ बीजेपी ने कहा जी हम तो अपना प्रतिनिधि उतारेंगे। कहां से हारमोनी रही? इसके पहले भी कल्याण विधानसभा क्षेत्र से वो सुन के आते हैं विधायक जिन्होंने गोली मारी है, और पहले से उनकी पुरानी 8-10 साल पहले से उनकी दुश्मनी थी जो मुझे जानकारी है। तो कभी भी उनको पॉलिटिकल तालमेल नहीं रहे हैं, और ये बात सबको, इस बात की जानकारी सारे नेताओं को थी। तो आज भी कोई संबंध नेताओं में या पार्टी में खराब नहीं होगा। घटना हो गई, घटना नहीं होनी चाहिए, उसका असर उस क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रभाव परिणाम पे नहीं आएगा, ये जो जानकारी है। नहीं, कई बार ऐसा होता है, कभी शिंदे मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे कैबिनेट की मीटिंग में, कभी अजीत पवार शामिल नहीं हो रहे हैं, कभी देवेंद्र फडणवीस मुंह सुझा करके बैठे हुए हैं, तो ये हारमोनी तो है ही नहीं ना तीनों नेताओं में आपस में। नहीं, तालमेल अच्छे हैं जो मुझे जानकारी है। देखिए, शरद पवार जी अपने अजीत पवार के कारण कमजोर हुए महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे भी शिंदे से अलग होने के बाद वो भी कमजोर पड़े हैं, संगठन भी कमजोर हुआ है, आपस में डिवीजन होगा, और जो पहले के जो रिजल्ट है
भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में काफी स्ट्रांग है, तो अकेले के उसके 5 MLA हैं 288 में, तो पहले से स्ट्रांग है। 2 पार्टी और मिल जाने के बाद ये वोटर्स की जो परसेंटेज प्रतिशत हो लगभग 60% के आसपास हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है परिणाम में कोई फर्क पड़ेगा, परिणाम उनके अच्छे आएंगे। चलो, आप सभी पैनलिस्ट आज की इस परिचर्चा में मेरे साथ जुड़े, बहुत एक बात अच्छी। बोलिए, एक बार और कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। अखिल भारतीय स्तर पर जो आपने चर्चा करवाई कि 405 के पार या 405, तो मुझे जो जानकारी है कि 14 के चुनाव में 31 पॉइंट कुछ परसेंट वोट बीजेपी को मिला था, और 2019 के लोकसभा के चुनाव में उनकी जो मतदाता संख्या है वो 37 पॉइंट कुछ हो गई जी। उसके बाद आज मुझे नहीं लगता है कि वहां कहीं कमी आ रही है। 16 प्रांतों में इनकी गवर्नमेंट है बीजेपी की, कांग्रेस की 2 स्टेट में गवर्नमेंट है। नहीं, देखिए, वोट शेयर में कोई कमी नहीं आ रही। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरा का पूरा एनडीए की बात कर रहा हूं। एनडीए ने 2019 में 45% वोट लिए थे, लेकिन उसके अपोजिट 55% अपोजिशन के वोट थे। तो अगर वो सारे के सारे संगठित हो जाते हैं तो बीजेपी को तो दिक्कत होगी ना। आप पे आता हूं मैं। आप बड़े पुराने पत्रकार हैं, राजनीति के वोटर में 2+2 4 नहीं होते जी। तो ये सारे के सारे मिल जाए। नहीं, लेकिन 2+2 0 भी तो नहीं होते। ठीक है। तो जो इनकी स्थिति है, कांग्रेस का जो तालमेल है पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, बंगाल में सिर्फ 3% वोट कम मिला था ममता से बीजेपी को। 3%, 40% 42% कुछ था, 2-2.5% वोट का फर्क था। सीट में 18 और 22 सीट मिली थी कि कांग्रेस कहाँ है। नहीं, लेकिन आप बंगाल की बात करते हो तो बंगाल के साथ साथ फिर हैदराबाद तेलंगाना की भी बात करो ना, जहां हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी नंबर 2 की पार्टी आ गई थी, और इस बार चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। तेलंगाना में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी अच्छी है, बीजेपी भी काफी प्रोग्रेस पर है। उनके भी वहां विधायक चुनकर आए हैं, अच्छी संख्या में आए हैं। कितनी अच्छी संख्या में आए हैं भाई साहब? 8 हो गए। हाँ, 7 विधायक हैं। अच्छा, चलो ये तो बहुत बढ़िया है कि आपने माना कि 7 की संख्या बहुत अच्छी होती है। और देखिए, आप चर्चा की बीजेपी कमजोर है, आपने नहीं किया, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, उत्तराखंड हो, यहाँ तो वनवे है ना बीजेपी, कांग्रेस है कहाँ? और हिमाचल में भले उसकी सरकार बनी हो। चलिए, इसके लिए माफी चाहूंगा। हाँ, टाइम समाप्त हो रहा है हमारा। आप सभी पैनलिस्ट का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।